नमस्कार साथियों, मैं अजय यादव, आपका दोस्त, आपका मेंटोर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं जेड2ऐप के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, आपका नोरसेट 9 का प्री एग्जाम हो चुका है और नोरसेट 9 के पीडिया के रिकॉल सेशन में एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और अगर आप जेड2ऐप के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जैसा रेस्पॉन्स आपके द्वारा मिल रहा है, जैसे मैसेजेस आपके द्वारा सेंड किए जा रहे हैं, उनसे साफ पता चल रहा है कि इस बार नोरसेट का पेपर जेड2ऐप के मेंटोर्स के इर्द गिर्द घूम रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चंस आपके मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस भेजे गए हैं उनको एक बार अपन यहाँ पे डील करते हैं। वन बाय वन करके सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका हो सकता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बता पाते। तो बेसिकली जो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन की मिलेगी वो हो सकता है कि एग्जैक्टली जैसा पेपर में था वैसा ना हो सकता है ऑप्शंस उस तरीके के ना मिले जो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे थे। लेकिन फिर भी जितने भी साथी लोगों के द्वारा जो क्वेश्चंस भेजे गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन पेपर रेडी किया गया है और उसका सॉल्यूशन या रिकॉल सेशन में आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ। तो एक बार फिर से आप सभी के समक्ष अपन स्टार्ट करते हैं आज पीडिया के रिकॉल सेशन को। पहला क्वेश्चन जो आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग से पूछा गया इस नोटसेट में, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क इनटेक इन द न्यूबॉर्न। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ये वाईटी सेशन जब मैंने लिए थे। हालांकि जस्ट इमीडिएट अभी एग्जाम से पहले मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया, कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे, उस वजह से मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाया। लेकिन अगर पहले के क्लासेस मेरे आप देख के गए हो तो उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने लिया था, स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। और इसके जब एक्सप्लेनेशन की बात आई थी तो सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया वो ऑप्शंस में भी मिला होगा। जी हाँ, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा बच्चे, यूरिन पासेज 6 to 8 टाइम्स ए डे। 6 से 8 बार अगर कोई बच्चा एक दिन में यूरिन पास कर रहा है तो इसका मतलब उसके द्वारा एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की जा रही है। अगर आपके एग्जाम के क्वेश्चन को मैं देखूं जो आप साथी लोगों के द्वारा ऑप्शंस बताए गए उसमें यही था, स्लीपिंग 4 to 5 आवर्स आफ्टर द फीडिंग। ये गलत बात है, 2 से 3 घंटे तक बच्चा स्लीपिंग करता है और हर 2 से 3 घंटे में हमें बच्चे को फीड देनी होती है। 6 to 8 वेट डाइपर्स इन 24 आवर्स, इसका मतलब यही है वेट डाइपर्स, इसका मतलब बच्चा 6 से 8 टाइम यूरिन पास कर रहा है। इसका मतलब ये बात सही कह रहा है, अगर इतनी बार बच्चा 6 से 8 टाइम यूरिन पास करता है दैट मीन्स एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के अंदर हो रही है। क्राइंग आफ्टर फीडिंग, नहीं, बच्चे के अंदर क्राइंग नहीं होनी चाहिए, बच्चे के अंदर साउंड स्लीप होना चाहिए। बच्चा बहुत अच्छे से नींद निकालता है, अच्छे से सो जाता है आफ्टर द फीडिंग। एंड गिव 4 to 5 टाइम्स फीड इन 24 आवर्स, गलत बात है। अगर टोटल फीडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 8 से 10 या आप कहोगे लगभग 10 से 12 फीड दी जाती है। 8 से 10 या 10 से 12 फीड्स देते हैं, 4 से 5 फीड नहीं देते। इतनी फीड्स आपको 24 आवर्स में देनी होती है, या अपन कहें कि बच्चे को डिमांड फीड दी जाती है, 2 to 3 आवरली आप बच्चे को फीड करवाते हो। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप सभी बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चे? यस। और एक बात हमेशा फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं, इट इज ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। सो एग्जैक्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी या ऑप्शंस क्या थे, ये मुश्किल है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पाता। लेकिन जैसा भी आप साथियों के द्वारा मिला उस बेसिस पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चे। एक इमेज आपको दिया गया और इमेज में से आपको पूछा गया था कि ये इमेज किस चीज का है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। और आप सभी देख रहे हैं लोअर एब्डोमन में इस बच्चे के आपको एक रेडिश कलर का ऑर्गन बाहर देखने को मिल रहा है। अगर आप इस इमेज को भी देखें तो 3 आपके डिफेक्ट होते हैं जो एब्डोमिनल वॉल के कंप्लीटली नहीं बनने की वजह से देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है ओम्फेलोसिस, दूसरा होता है गैस्ट्रोस्काइसिस और तीसरा होता है आपका एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लडर या ब्लडर एक्स्ट्रोफी। आई थिंक अगर आप सभी लोग देख पा रहे हो तो ये भी क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम इमेज, एग्जैक्ट इमेज अगर आप देख रहे हो तो ये इमेज मैंने लिया था और ये इमेज अपने सेम टू सेम एग्जाम में पूछा गया आपको। और इतना सा पूछा था कि ये इमेज कौन से डिसऑर्डर का है। और आई होप जितने भी बच्चे हैं उन सभी ने इस क्वेश्चन का भी सही आंसर टिक किया होगा।
ये ना तो आपका गैस्ट्रोस्काइसिस है, ना आपका ओम्फेलोसील है, ना आपका पेटेंट आर्कस है। दिस इज द एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लडर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लडर। रेडिश कलर की जो अंदर वाली लेयर है वो हमें देखने को मिलती है, यानी कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लडर आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और एंटीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लडर माल फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर है क्या बात? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक सभी के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नोटसेट 10 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। न्यू ऑफलाइन बैच Z2F आपका लेकर आ रहा है 25 सितंबर से। ये बैच मॉर्निंग बैच रहने वाला है और सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेज होने वाली है। एक बात जो इस एग्जाम के बाद आपको पता लग गई होगी कि बेस्ट फैकल्टी या बेस्ट कंटेंट या क्वालिटी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ Z2F आना होगा, क्योंकि ये चीज़ हम सिर्फ बोल नहीं रहे, जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं उनमें आपको पता भी चल रहा होगा कि एग्जैक्टली कंटेंट कहाँ डिलीवर हो रहा है, नोटसेट एग्जाम को क्रैक कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको इससे पता चल रही होंगी। क्लियर है क्या बात? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन था आपका इस तरीके का, क्वेश्चन शायद था, एग्जैक्ट लैंग्वेज का मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन था ए न्यूबॉर्न हुज मदर इज पॉजिटिव फॉर क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस। देखिए ये न्यूबॉर्न है, ये फोर नहीं है, इसको ए न्यूबॉर्न माने। A newborn whose mother is positive for Chlamydia trachomatis should be optimally treated with which of these to prevent ophthalmia neonatal? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम को प्रिवेंट करना है किसी बच्चे के अंदर, तो हम क्या इनमें से यूज करेंगे? क्लियर है क्या बात? लेकिन क्वेश्चन में एक ट्रिकी पॉइंट डाला था, और ट्रिकी पॉइंट था कि मदर किससे पॉजिटिव है? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस से। किससे पॉजिटिव बच्चे? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस से। अगर याद आ रहा हो तो आपको मैंने बताया था बच्चे कि न्यूबॉर्न के अंदर ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, अगर बच्चे की आंखों में इंफेक्शन हो सकता है उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेडिकेशन है वो डाली जाती है न्यूबॉर्न की आंखों में एट बर्थ में। और इसके कोजेज की अगर मैंने बात करी थी तो दो मुख्य कारण मैंने आप सभी को बताए थे, आई थिंक याद आ रहा होगा, स्लाइड में अभी जूम करके मैं दिखाऊंगा। एक था आपका एन गोनोरी और दूसरा था क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्या सबको याद आ रहा है बच्चे? अगर ऐसा आपको याद आ रहा है तो दो कारण मैंने बताए थे। इसके कोजेज की अगर मैं बात करूं तो दो मुख्य कारण आपको बताए थे। आपने ये भी कहा था कि अगर गोनोरी की वजह से हो रहा है तो ये मोस्ट सीवियर है, ये मोस्ट सीवियर है और ये मोस्ट कॉमन है। आजकल सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर कॉमन क्लैमाइडिया हो गया है, क्योंकि गोनोरिया के लिए वैक्सीन लगने लग गए। क्लियर है क्या बात? इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपको शुरुआत के 3 से 7 दिन के अंदर देखने को मिलता है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपको 5 से 28 दिन के बीच में देखने को मिलता है। यानी कि बाद में अगर हो रहा है तो आपका क्लेमाइडियल इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में हो रहा है, अर्ली न्यूनेट में हो रहा है, तो उसके अंदर गोनोरिया के इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? यस सर। और ये भी मैंने बताया होगा, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बच्चे के अंदर सीक्रेशन ज्यादा होते हैं, मोर सीक्रेशन या मोर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ज्यादा होगा। और कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर म्यूकोप्यूरुलेंट। जबकि यहां पे स्कैंटी डिस्चार्ज होता है, स्कैंटी डिस्चार्ज होता है। और कैसा होता है? म्यूकोइड होता है। क्लियर है क्या बात? यस। और मैनेजमेंट का पूछा जाए तो याद रखना बच्चे, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट का मतलब है इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन होने के बाद अगर मैनेजमेंट पूछा जाए तो आप कहेंगे सर अगर गोनोरिया का है तो आईवी सेफ्ट्राइक्सन दिया जाता है, और अगर आपका इन्फेक्शन क्लेमाइडिया का हुआ है तो फिर हम दवाई देते हैं ओरल एजिथ्रोमाइसिन। ये 3 डेज के लिए दी जाएगी 50 mg, या इरिथ्रोमाइसिन ओरल देंगे, या तो एजिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन। अगर इरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं देन 14 डेज के लिए दी जाती है, और 14 डेज। क्या मेरी इतनी बात याद रहेगी?
ये मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट ये है, क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे। दो चीजें होती हैं, एक प्रिवेंशन और एक मैनेजमेंट। अगर क्वेश्चन ने मैनेजमेंट पूछा है देन आंसर विल बी ओरल इरिथ्रोमाइसिन। ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर क्वेश्चन ने मैनेजमेंट पूछा है देन आंसर इज ओरल इरिथ्रोमाइसिन। अगर प्रिवेंशन पूछा है या प्रोफाइलैक्सिस पूछा है देन आंसर इज ऑइंटमेंट, इरिथ्रोमाइसिन 0.5% ऑइंटमेंट। टेट्रासाइक्लिन 1% यूज किए जा सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूएचओ की, तो फर्स्ट चॉइस है प्रिवेंशन के लिए इरिथ्रोमाइसिन 0.5% डिगोसी है, ये हम यूज करेंगे। और टेट्रासाइक्लिन्स अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम 1% टेट्रासाइक्लिन्स यूज की जा सकती है, टॉपिकली यूज करते हैं। ओरली बच्चों में आजकल अलाउड नहीं है, उसकी जगह एजिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। एक क्वेश्चन और है, ये कहा जाता है कि इरिथ्रोमाइसिन है वो इफेक्टिव नहीं होती, इरिथ्रोमाइसिन लेस इफेक्टिव है अगेंस्ट क्लेमाइडिया, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट क्लेमाइडिया। और कौन सा वाला, ऑइंटमेंट। टॉपिकल एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हैं तो क्लेमाइडिया के अगेंस्ट लेस इफेक्टिव होता है। इसीलिए हम ट्रीटमेंट के लिए कभी भी क्या नहीं यूज करते बच्चे, टॉपिकल यूज नहीं करते, ओरल यूज करते हैं। तो अगर मैनेजमेंट पूछा है तो आंसर ओरल जाएगा, अगर आपका प्रिवेंशन पूछा है तो फिर इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट बेटर आंसर होगा। अगर यहाँ बच्चों से जो मुझे मिला क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपका क्या था सर, प्रिवेंशन था, और प्रिवेंशन था तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी इंफेक्शन हुआ नहीं है, केवल और केवल मदर पॉजिटिव थी। बेस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, ऐसे केस में अगर आपको पूछा जाए सर बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा या बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो आप सभी कहेंगे कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए मदर की। मदर की क्या की जाए, स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग करने के बाद में अगर मदर पॉजिटिव है फॉर क्लैमाइडिया तो मदर का ही इलाज किया जाना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे, माँ का ही इलाज कर देना चाहिए, देन ट्रीट मदर। तो सबसे पहले ये अच्छा होना चाहिए, मदर को ठीक किया जाना चाहिए, बच्चे को नहीं। क्लियर है क्या बात। और जब तक बच्चे में इंफेक्शन नहीं हुआ है तब तक अपन क्या देंगे, आंखों को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चे, ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे। आई होप इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया। अगर मैनेजमेंट क्वेश्चन में था या ट्रीटमेंट क्वेश्चन में पूछा गया था तो आंसर होगा ओरल इरिथ्रोमाइसिन। अगर आपका 0.5% प्रिवेंशन के लिए पूछा गया है तो फिर अपन यूनिवर्सल के साथ में जाएंगे, इरिथ्रोमाइसिन 0.5% आई ऑइंटमेंट। क्लियर है क्या बात, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन था जो आपको पूछा गया। क्वेश्चन था सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी नॉट एसोसिएटेड विद। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी चीज के साथ में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी एसोसिएटेड नहीं होती। अगर मैं बात करूं SUA सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, तो ये कहेंगे मोस्ट कॉमन वास्कुलर डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमन वास्कुलर डिसऑर्डर ऑफ अम्बिलिकल कोड। अगर आपकी अम्बिलिकल कोड का सबसे कॉमन वास्कुलर डिसऑर्डर पूछे तो कौन सा होता है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। क्लियर है क्या बात, यस। अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसके पूछे जाएं या इसके साथ में मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाएं तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स अगर इनकी मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, वो देखने को मिलती है जेनाइटो यूरिनरी। सबसे पहले नंबर पे किसकी होंगी, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की। सर जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में भी अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमनली कौन सी देखने को मिलती हैं, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में भी अगर मैं बात करूं तो बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस, ये सबसे कॉमन होता है। क्लियर है क्या बात, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन ये देखने को मिलती है। क्लियर है क्या बात, यस। सर दूसरे नंबर पे सेकंड मोस्ट कॉमन कौन से देखने को मिलते हैं, तो आप कहेंगे सर कार्डियक डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कार्डियक डिफेक्ट्स। कार्डियक डिफेक्ट्स आपको सबसे कॉमन देखने को मिलते हैं, ओके। तीसरे नंबर पे आपको क्या देखने को मिलता है सर, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है या एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है, एन्यूप्लॉइडी या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है।
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलती है। क्या मेरी इतनी बात याद रहेगी? बिल्कुल सर। कौन कौन सी देखने को मिल सकती हैं? तो आप कहेंगे सर क्रोमोसोम के अंदर तीनों की देखने को मिल सकती हैं, 13, 21 एंड 18, इन तीनों की देखने को मिल सकती है। क्या मेरी इतनी सी बात सभी को क्लियर है बच्चे? यस, इतनी बात सभी को क्लियर है। और अगर आपसे पूछे कि सर इनमें से भी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा 18 वाली होती है। मोस्ट कॉमन क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी भी कौन सी है? तो आप कहेंगे ट्राइसोमी ऑफ 18 आपको देखने को मिलती है। क्लियर है क्या बात? यस। अब मैं बात करता हूँ कि जीआईटी के एबनॉर्मलिटीज कॉमनली इसके साथ में देखने को नहीं मिलते। क्लियर है? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जीआईटी के एबनॉर्मलिटीज तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं इनके साथ में आपको जीआईटी की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। और जीआईटी में से कौन सा हो सकता है? इम्परफोरेटेड एनएस देखने को मिल सकती है, ये आपको देखने को मिल सकता है। और ये भी किसके साथ में एसोसिएशन देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे सर आपके क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज के साथ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपके क्लियर किए। ये तो मोस्ट कॉमन है तो होना ही होना चाहिए। क्लियर है क्या बात? बाइलेटरल एनजेनेसिस आपके जेनाइटो यूरिनरी में से सबसे कॉमन देखने को मिलता है, तो ये भी होना ही होना चाहिए। इम्परफोरेटेड एनएस आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ में सर? क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज के साथ में। ये आपको इसके साथ में देखने को मिलता है। इसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ईसोफेजल एट्रेसिया सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सबसे कम होता है, लीस्ट कॉमन होता है। ये सबसे कॉमन आपको यही देखने को मिलता है, लीस्ट कॉमन होता है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है बच्चे? इसका एसोसिएशन अगर मैं बात करूं, ईसोफेजल एसोसिएशन, तो आप कहेंगे सर वेक्टेरल के साथ में देखने को मिलता है। इसका एसोसिएशन किसके साथ में देखने को मिलता है? वेक्टरल एसोसिएशन देखने को मिलता है। आई होप अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर इस क्वेश्चन का सिंगल बेस्ट आंसर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी इज द सिंगल बेस्ट आंसर। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, दोनों में से आंसर जा सकता है, सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, लेकिन बेहतर आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर डी इज द बेहतर आंसर है। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम है, इसका एसोसिएशन वेक्टरल एसोसिएशन के साथ में देखने को मिलता है। इम्परफोरेटेड एनएस फिर भी आपको सिंगल एम्ब्लाइकल आर्टरी के साथ में देखने को मिल सकता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 27-year-old वुमन प्रेजेंटेड विद सेकेंडरी एमनोरिया, एफएसएच इज हाई, कैरियोटाइपिंग इज 45XO। ये क्वेश्चन का मेन की पॉइंट था जो आपको पकड़ना था। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? क्या इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगा? और आप सभी अगर स्क्रीन पे देखें तो एक स्लाइड लगी हुई है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम, और आपने कहा था सर 45, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं तो 1X क्रोमोसोम मिसिंग होता है किसके अंदर? एक फीमेल के अंदर। यहाँ पे देखिए क्लियर मैंने लिखा है 44+XO, या इसी को आप दूसरा कह देते हैं 45, इसी को आप क्या कह देते हैं बच्चे? 45 कोमा XO या 0X, ये कह सकते हैं। यहाँ जो O है रिप्रेजेंट करता है एब्सेंट एक्स क्रोमोसोम को। O का मतलब क्या है कि एक्स क्रोमोसोम क्या है? एब्सेंट। जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंट एक्स क्रोमोसोम को। और ये एब्सेंट किस में होता है? तो यहाँ क्लियर मैंने लिखा हुआ है बच्चे, किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। यानी कि ये समस्या फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन में एक कीवर्ड था और वो ही आपको पकड़ना था। सर वो कीवर्ड हमने पकड़ लिया और करेक्ट आंसर हो गया हमारा कि ये तो कौन सा सिंड्रोम है बच्चे? टर्नर सिंड्रोम है। ये तो कौन सा सिंड्रोम है बच्चे? टर्नर सिंड्रोम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो। ऑप्शन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो 47XXY, ये अगर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है किसके अंदर? तो आप कहेंगे मेल के अंदर, इन मेल। इसको कहते हो आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एडवार्ड सिंड्रोम आप सभी जानते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 18।
18वें क्रोमोसोम की 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होना क्या कहलाएगा? एडवार्ड सिंड्रोम। और अगर आपके यूट्रस और सर्विक्स में स्कैरिंग हो जाए तो उसको कहते हैं एसरमैन सिंड्रोम। क्या मेरी बात क्लियर बच्चे? यस। तो एक ही कीवर्ड था जिससे आप पकड़ सकते थे। इन महिलाओं के अंदर मैं बात करूं तो ब्रेस्ट अंडर डेवलप होते हैं, यूट्रस अंडर डेवलप हो जाता है, ओवरीज आपकी अंडर डेवलप रह जाती है, यानी कि सारे के सारे जेनिटल ऑर्गन्स अंडर डेवलप रहते हैं। और इनका फेस ट्रायंगुलर फेस होता है, प्यूबर्टी डिलेड होती है। और मोस्ट कॉमन, यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में सेकेंडरी एमनोरिया दिया है, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर आपको पूछे तो प्राइमरी एमनोरिया देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा आपको प्राइमरी एमनोरिया देखने को मिलता है, ना कि सेकेंडरी इन टर्नर सिंड्रोम। ये याद रखना बच्चे, टर्नर सिंड्रोम वाले मरीजों में सेकेंडरी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा एमनोरिया देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे सर प्राइमरी एमनोरिया मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन था और आपसे पूछा गया था कि नीचे दिया गया इमेज पहचानना है। अब यहाँ पे भी दो इमेज मुझे मिले। कुछ बच्चे ये वाला इमेज सेंड कर रहे थे और कुछ बच्चे सेकंड इमेज जो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला इमेज सेंड कर रहे थे। कुछ बच्चों ने ये इमेज सेंड किया और कुछ बच्चों ने ये वाला इमेज सेंड किया। एग्जैक्टली देखो, इमेज बदलता है तो आंसर भी बदल जाता है, ये आप सभी जानते हैं। अगर ये वाला इमेज था देन यू कैन से ये सेम का सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप सभी को याद होगा, कावासाकी डिजीज। यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल भी होगा, अब सभी लोग देख पा रहे होंगे कावासाकी डिजीज। और कावासाकी डिजीज के अंदर मैंने आपको बताया था स्ट्रॉबेरी टंग। कौन सी टंग बताई थी बच्चे? स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग मैंने बताई थी, जो आपको देखने को मिलती है कावासाकी म्यूकोसाइटिस की वजह से, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन और टंग, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है? स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। आई होप अगर ये क्लास आपने ली होगी तो यूट्यूब सेशन पे भी बताया मैंने और एमसीक्यू बैच में भी बताया मैंने। अगर यहाँ पे मीजल्स की बात करें तो आप सभी जानते हैं मीजल्स इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मीजल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा सर? एक स्पेसिफिक फीचर देखने को मिलता है जिसको आप कोपलिक स्पॉट के नाम से जानते हैं, और वो आपको सेकंड मोलार और टंग के ऊपर ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये बात तो गलत है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो कावासाकी डिजीज, अगर ये वाला इमेज था तो बेटर आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कावासाकी डिजीज। क्लियर है क्या बात? चिकन फॉक्स नहीं होगा और ना ही आपका वीएसडी हो। क्लियर है? यस। अगर ये इमेज आपको दूसरा वाला देखने को मिल रहा था तो ये साइनोटिक सेंट्रल साइनोसिस को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है बच्चे? सेंट्रल साइनोसिस को दर्शा रहा है। और अगर मैं ये ऑप्शन मान के चलूं तो आई होप आप मानिए ऑप्शंस आपके सेम नहीं होंगे, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जो आपका सेंट्रल साइनोसिस कोज कर सके। या तो साइनोटिक सीएचडी आपकी होंगी, या फिर आपका कोई ना कोई पल्मोनरी कंडीशन ऐसा दिया होगा जिसकी वजह से आपको साइनोसिस देखने को मिले। तो या तो पल्मोनरी कंडीशन होगी या साइनोटिक सीएचडी हो, या तो पल्मोनरी यानी कि लंग्स से रिलेटेड कंडीशन होगी, या फिर आप कहेंगे सर साइनोसिस या साइनोटिक सीएचडी आपकी ऑप्शन में होनी चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि ये कैसी टंग है सर? ये साइनोटिक टंग है, ये साइनोटिक टंग है और सेंट्रल साइनोसिस को दर्शाती है। ब्लूज डिस्कलरेशन हो चुका है। कैसा डिस्कलरेशन हो चुका है बच्चे? ब्लूज डिस्कलरेशन हो चुका है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप इमेज देखिए और बताइए कौन सा वाला इमेज था। उसी इमेज को आप अगर क्वेश्चन में रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर पे आप पहुंच पाएंगे। आई होप या तो टीएपीवीसी आपका ऑप्शन में हो। टीएपीवीसी मैंने बहुत बार बताया आपको, टोटल एनोमिलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन, या फिर एस्मेंजर सिंड्रोम हो। और एस्मेंजर सिंड्रोम आप सभी जानते हैं, रिवर्सल ऑफ शंटिंग इन साइनोटिक सीएचडी। ये दोनों चीजें मैंने बताई हुई हैं और आपको बताया भी था कि साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऑप्शन में था लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं है कि ऑप्शन में क्या था। अगर इनमें से कोई ऑप्शन था, मैंने बता दिया, या तो कोई पल्मोनरी कंडीशन या कोई साइनोटिक सीएचडी वाली डिजीज आपको देखने को मिल रही है, तो मे बी इट इज विल बी द कॉज ऑफ सेंट्रल साइनोसिस, और डेफिनेटली आपका आंसर इनमें से हो सकता है।
क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो अब एग्जैक्टली मैं कुछ कह नहीं सकता, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, एग्जैक्ट ऑप्शन मैंने देखा नहीं, लेकिन जो भी आप साथी लोगों के द्वारा क्वेश्चंस और ऑप्शंस दिए गए उनके बेसिस पे मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया, प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्शन एड्रेनालिन फॉर डॉज फॉर नियोनेटल रिससिटेशन। आप सभी को पता है नियोनेटल रिससिटेशन के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया एडीआर से रिलेटेड, और इस बार क्वेश्चन डोज से नहीं, इस बार क्वेश्चन डाइल्यूशन से पूछा गया। किससे पूछा गया बच्चे? डाइल्यूशन से क्वेश्चन था, डाइल्यूशन ऑफ एडीआर फॉर नियोनेटल रिससिटेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि 1 ml हम लेंगे एडीआर प्लस 9 ml हम लेंगे एनएस और टोटल बनाते हैं 10 ml। जब ये 10 ml आपका जो बन जाता है सॉल्यूशन, इसका होता है 1:10,000 डाइल्यूशन। और हम जब न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो हमें यही वाला डाइल्यूशन वाला यूज किया जाता है, 1:10,000 डाइल्यूशन वाला एडीआर हम यूज करते हैं। अगर आप सभी ने ये क्वेश्चन देखा हो तो ये क्वेश्चन मैंने डोज से रिलेटेड करवाया था, आई होप आप सभी को याद होगा। और इसके डोज के बाद मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी एक जगह किया था, दूसरे क्वेश्चन में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था और वहाँ पे आपको क्लियर बताया था मैंने, याद आ रहा होगा, 1 ml एडीआर एंड 9 ml नॉर्मल सेलाइन। क्या बच्चे दिख रहा है? यस, अब दिखेगा 1 ml एडीआर और 9 ml टोटल बना 10 ml। ये कौन सा वाला बनेगा सर? 1:10,000 वाला बनेगा। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें थोड़ा सा ट्रिका था। ऑप्शन पहला दिया आपको 1 ml एडीआर और 10 ml नॉर्मल सेलाइन, ये गलत बात है, 10 ml सेलाइन यूज नहीं करते। अगर यहाँ होता 9 ml तो मैं इस क्वेश्चन को टिक कर लेता। दूसरा आपको दिया 0.1 ml एडीआर एंड 0.9 ml एनएस। बिल्कुल सर, ये कुछ नहीं किया इसने। इसको किया क्या है साहब, इसने इसमें 10 का भाग दे दिया डिवाइडेड बाई 10 और इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया। दोनों को 10 से डिवाइड करके आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस बना दिए। थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चन को घुमाया और बच्चे घूम गए, ये गलत बात है, क्योंकि इससे 1:10,000 का रेशियो मेंटेन नहीं होगा। और ये भी गलत है, इससे भी आपका 1:10,000 डाइल्यूशन वाला रेशियो नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर अगर इस क्वेश्चन का भी पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी इतनी बात सभी को क्लियर बचे? यस, डेफिनेटली श्योर। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। मैं हर बार बोलता था, आप सभी को याद रखिएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ जीएनडी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस, बिल्कुल इस बार भी आया। ए बेबीज डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम बैबलिंग टू क्लियर स्पीच। बैबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, बच्चा बड़बड़ाना शुरू करता है, जो कुइंग स्टार्ट करता है उसके बाद बैबलिंग होता है। कुइंग और बैबलिंग जिसमें बच्चा केवल बड़बड़ाता है, क्लियर वॉइस नहीं होता, क्लियर वर्ड्स नहीं होते। सिटिंग बिफोर स्टैंडिंग, और बच्चा बैठ रहा है चलने से पहले। दिस डेवलपमेंट जस्टिफाई विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन से प्रिंसिपल को ये जस्टिफाई करता है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बात करें तो दो आपके चीज़ें यहाँ पे दर्शा रहा है। एक बेबलिंग टू क्लियर स्पीच, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये करता है जनरल टू स्पेसिफिक। किसको करता है? जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल को। और अगर मैं बात करूँ सिटिंग बिफोर स्टैंडिंग तो ये करता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चे? यस, ये दोनों बातें क्लियर है। लेकिन अगर बच्चों के रिव्यू के आधार पर मैं जाऊं तो ये ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो फिर बात आती है कि बच्चा अगर सिटिंग कर रहा है बिफोर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कर रहा है बिफोर वॉकिंग, और वॉकिंग कर रहा है बिफोर रनिंग, दिस इज द सिफेलोकोडल। ये किसको दर्शाता है बच्चे? सिफेलो। सेकंड, ये तो पहली चॉइस थी, सेकंड ये दर्शाता है बच्चे सिफेलोकोडल। क्लियरली सिटिंग बिफोर स्टैंडिंग वाला जो आपको दिया, ये किसको दर्शा रहा है? सिफेलोकोडल। तो सिफेलोकोडल आपका करेक्ट आंसर जाता है इस इन दिस सिनेरियो। क्लियर है क्या बात? तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पे भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट को दर्शाता है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, इस स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और इसका आंसर भी, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया था। आई होप यहाँ पे आपको सभी साथियों को विजिबल भी होगा सिफेलोकोडल, जहाँ हेड टू फुट की तरफ आपको देखने को मिलता है डेवलप।
जो क्वेश्चंस आपके द्वारा दिए गए, जो ऑप्शंस आपके द्वारा दिए गए, उनके आधार पर मैंने ये सेशन आपका रिकॉल सेशन लिया है। आई होप हो सकता है कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज वैसी ना रही हो, कुछ ऑप्शंस आपके वैसे ना रहे हों जो एग्जिट एग्जाम में थे, लेकिन फिर भी साथी लोगों के द्वारा जो भी दिया गया कंटेंट, उसके आधार पर हमने पूरी कोशिश की कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस बनाकर बेहतर आंसर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये प्री एग्जाम हो गया और आई होप, मैं आशा भी करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सभी का प्री के अंदर क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर होगा और मेंस की प्रिपरेशन आप सभी साथी लोग कर रहे होंगे। फिर से मैं कह के जा रहा हूँ, इस बार प्री में पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन कुछ कम देखने को मिले। 10-12 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि प्री में थे सर, पीड्स का कम था, कुछ सब्जेक्ट्स है भी रहे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पीडियाट्रिक्स मेंस में नहीं आएगा। नोरसेट 8 को आप उठा के देखिएगा, प्री में सेम कंडीशन थी, क्वेश्चंस कम थे पीडियाट्रिक्स के, लेकिन जैसे ही मेंस आया तो बच्चों का रेस्पॉन्स था कि सर लगभग 30 से 35 क्वेश्चन या एक पूरा सेट अकेले पीडियाट्रिक्स से पूछा गया। जो भी क्लासेज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैं कहूंगा बच्चे एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा। ये रिकॉल सेशन लाने का मेन उद्देश्य यही था कि कुछ स्लाइडें आपको दिखाई जाए। कुछ लोग जो यूट्यूब पे बोलते हैं कि सारा पेपर यहाँ से आया है वहाँ से आया है, लेकिन जो बच्चों ने बताया और देखा और कुछ स्लाइड मैंने आपको दिखाई, उनसे पता चल रहा होगा कि आज के समय पे एक ही छत के नीचे सभी सब्जेक्ट्स की अगर बेस्ट फैकल्टी चाहिए तो वो एक ही नाम है, केवल Z2F परिवार, जो हमेशा बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहा है और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करता रहा है। इस बार भी डबल इंजन क्लासेज, मैराथन क्लासेज लेकर आए। कुछ कारणवश मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया, लेकिन मैं भी बहुत जल्दी जुड़ूंगा। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इस बार नोरसेट 9 के अंदर मेंस भी आप निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच for trusting on Z2F. Thank you to all, or all the best wishes for your mains exam. Thank you to all.